हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साइंस की आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा जो 30% जो आपका सिलेबस ऑफ हुआ है, तो इसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम और डोबेराइनर ट्रिक जो था उसको आपको नहीं पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि ये इन्होंने परमाणु भारों के आधार पर अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया था, है ना। यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो बनी थी उसमें जो है मेन बेस था परमाणु के भार। जिस तरह से परमाणु भार बढ़ता जाता था उस प्रकार से उन्होंने तत्वों को रखा था आवर्त में। देखिए मेन उपलब्धियां क्या थी इनके, जो मुख्य रूप से विशेषताएं क्या थी इनकी आवर्त सारणी के। देखिए लिखा है कि इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। जैसे अभी मैंने बताया ना कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसा परमाणु भार जिसका कम था उसको सबसे पहले रखा गया, उसके बाद उससे ज्यादा वाले, फिर उससे ज्यादा वाले, इस तरह से रखा गया था। दूसरा है कि इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां, यानी कि 12 जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिन्हें कि कहा गया सीरीज, और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें ग्रुप कहा गया। ओके, 12 क्षैतिज पंक्तियां और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम रखे गए थे। तीसरी विशेषता देखिए कि तत्वों को क्रमबद्ध करते हुए, मतलब तत्वों को एक क्रम से जब रखा जा रहा था तब ये विशेष रूप से ध्यान दिया गया था कि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाए। और इसलिए क्या किया गया कि कहीं कहीं उसमें खाली स्थान भी छोड़ दिया गया, है ना। जैसे कि जिन तत्वों के गुण जो है समान थे उन तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा गया, एक ही समूह में रखा गया। तो इसलिए क्या किया गया, कुछ कुछ तत्व जो है कुछ कुछ जगह मतलब खाली स्थान छोड़ दिया गया है कि अगर इस कैरेक्टर का, इस गुण का अन्य तत्व भी भविष्य में अगर खोजा जाएगा तो उसे जो है इन्हीं खाली स्थानों पे स्थापित कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण है, कैल्शियम को चतुर्थ श्रेणी में द्वितीय समूह में रखा गया, यानी कि चौथा सीरीज में और सेकेंड ग्रुप में रखा गया कैल्शियम को। और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उस समय ज्ञात अगला तत्व था टाइटेनियम। अतः इसे चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ सीरीज में तृतीय ग्रुप में ही रखना चाहिए था, है ना। सीरीज जो था चौथे में और ग्रुप जो था तीसरे में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसके गुण जो है तृतीय समूह के तत्वों के गुणों से समानता नहीं रखते थे। ठीक है, तृतीय जो समूह है उनके तत्वों से ये समानता नहीं रखते थे, बल्कि ये चतुर्थ समूह के तत्वों के गुणों में समानता रखते थे। तो इसलिए टाइटेनियम को रखा गया चतुर्थ श्रेणी के चतुर्थ समूह में, यानी कि फोर्थ सीरीज के फोर्थ ग्रुप में रखा गया था। देखिए ये जो आवर्त सारणी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। ठीक है, जो आप अभी जो इस समय जो प्रचलित आवर्त सारणी है उससे आप लोग नहीं मिलाइएगा, है ना। ये पुरानी आवर्त सारणी थी, उसमें कई प्रकार के दोष भी निकले, तो इसको जो है बाद में संशोधित किया गया था और फिर आधुनिक आवर्त सारणी की निर्माण किया गया था। ओके, तो देखिए फिर क्या किया गया। हाँ, फिर देखिए लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी के चतुर्थ समूह में रखा गया था और चतुर्थ श्रेणी के तृतीय समूह में रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। ठीक, फिर क्या किया गया, थर्ड ग्रुप में जो है रिक्त स्थानों को छोड़ दिया गया, ताकि जब उस तरह का कैरेक्टर वाला, उस तरह के गुणों वाला जब अन्य तत्व जब खोजा जाए तब उसे वहां पे रख दिया जा सके। तो ये भी इनकी जो है इस आवर्त सारणी की एक विशेषता ही थी। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं, यानी कि प्रमुख जो कमियां क्या थी मेंडलीफ के वर्गीकरण में। तो इसमें देखिए पहला है हाइड्रोजन की स्थिति। तो मेंडलीफ ने क्या किया था कि अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को
क्षारीय धातुओं के साथ फर्स्ट एक वर्ग में रखा गया था। ठीक है, क्षारीय धातु यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये वाला जो है उसमें रखा था इन्होंने, क्योंकि उस तरह से वो कैरेक्टर शो कर रहा था। तो फर्स्ट ए में रखा। कारण क्या प्रदर्शित किया? कारण यह था कि हाइड्रोजन के कुछ गुणधर्म जो हैं वो क्षारीय धातुओं के समान होते हैं, लेकिन इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन के हम कुछ गुणधर्मों की ही बात करें तो कुछ उनके गुणधर्म ऐसे थे जो हैलोजन तत्वों के समान भी होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या किया गया, तो इसलिए इन्हें हाइड्रोजन को फर्स्ट ए वर्ग के साथ साथ सेवेंथ ए वर्ग में भी रखा, यानी कि हाइड्रोजन की स्थिति जो है विवादित है, वो फर्स्ट ए में भी रखा गया क्षारीय धातु के साथ, और साथ में सेवेंथ ए में भी रखा गया। सेवेंथ ए में किसके साथ? हैलोजन तत्वों के साथ। देखिए इसे ये सारणी का चित्र है ना। तो क्षारीय धातु देखिए ये है, ओके। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसे क्षारीय धातु है। तो इनका कहना था मेंडलीफ का कि हाइड्रोजन के गुण जो है क्षारीय धातु से भी मेल खाते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ रखा। इसके अलावा हैलोजन तत्व देखिए ये है, ये है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो इन्होंने कहा कि हैलोजन तत्वों से भी हाइड्रोजन जो है समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ भी रखा हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की स्थिति जो है ये विवादित थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है देखिए समस्थानिकों की स्थिति, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं कि एक ही तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, अतः मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार समस्थानिक तत्वों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए एक ही तत्व है, लेकिन समस्थानिक का क्या होता है कि उनका स्थान एक है, लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। तो जब एक तत्व के जब अनेक समस्थानिक हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के ही देखिए 3 समस्थानिक हैं, है ना। तो क्या कहा गया है कि ऐसा होना चाहिए, अगर परमाणु भार के आधार पर इन्होंने बनाया था मेंडलीफ ने, तो समस्थानिकों को भी स्थान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। उन्हें जो है एक ही स्थान पर रखा, जो कि मेंडलीफ के नियम की क्या है, अपवाद है। मेंडलीफ के नियम का अपवाद है। नेक्स्ट देखिए भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, यानी कि जो भारी तत्व थे उनको हल्के तत्वों से पहले रखा गया। अब देखिए आवर्त सारणी के अनुसार मेंडलीफ के, तो मेंडलीफ ने आवर्त नियम निकाला था परमाणु भारों के आधार पर। तो परमाणु भारों के आधार पर था, तो सबसे हल्का तत्व होना जो होता, सबसे हल्के तत्वों को पहले रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया गया था। देखिए क्या हुआ था कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा। यहाँ पहले होगा। जो उनके आवर्त नियम के विरुद्ध हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है मेंडलीफ के आवर्त सारणी की। जैसे देखिए आर्गन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 39.9। इसको क्या किया गया, पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39.1। तो इसके पहले जो शून्य वर्ग में रखा गया है, जो पोटेशियम कहाँ है, आर्गन को कहाँ रखा गया है, शून्य वर्ग में रखा गया है। आर्गन को शून्य वर्ग में और पोटेशियम को फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया है। ठीक, आर्गन को कहाँ रख दिया गया, शून्य वर्ग में, और पोटेशियम को रख दिया गया फर्स्ट ए वर्ग में। ठीक, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट उदाहरण है कोबाल्ट। परमाणु भार है इनका 127.6। ठीक, इसको क्या किया गया, आयोडीन का परमाणु भार है 126.9, इसके पहले रखा गया है। ठीक है, परमाणु भार देखिए कोबाल्ट का अधिक है और आयोडीन का कम है, लेकिन कोबाल्ट को आयोडीन के पहले रख दिया था उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया था, कोबाल्ट को आयोडीन के पहले रखा था। तो कोबाल्ट को कहाँ रखा गया, तो कोबाल्ट को
8वें में और आयोडीन को ये देखिए 6ठे में, ठीक है, 6A वर्ग में रखा गया था। नेक्स्ट उदाहरण है इसका, देखिए जैसे कि थोरियम है, थोरियम का परमाणु भार होता है 232, तो इसको है प्रोटेक्टिनियम जो है उसका परमाणु भार 231 से पहले रखा गया। देखिए नियमानुसार जो मेंडलीफ का नियम था उसके अनुसार तो क्या होना चाहिए था, प्रोटेक्टिनियम को थोरियम के पहले रखना चाहिए था, क्योंकि परमाणु भार क्या है 231 है, थोरियम का क्या है 232 है, तो प्रोटेनियम को पहले रखना चाहिए था, थोरियम को बाद में, लेकिन हुआ उल्टा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ देखिए आर्गन पोटेशियम में, कोबाल्ट आयोडीन में, थोरियम प्रोटेक्टेनियम में क्या हुआ था, जस्ट अपोजिट हो गया था, अपने नियम के विरुद्ध उन्होंने काम किया। तो ये भी इनके आवर्त सारणी की बहुत बड़ी कमी साबित हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाना। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर वाले तत्व जिनके जो हैं कैरेक्टर जो हैं सब अलग अलग थे, लेकिन उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया, तो ये भी जो है इनके नियमों के विपरीत है। जैसे देखिए क्षार धातुएं हैं, क्षार धातु अभी हमने देखा ना, अभी हमने आवर्त सारणी में देखा ना क्षार धातुएं कौन कौन सी थी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इनको जो है मुद्रा धातु यानी कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, Cu से क्या हुआ कॉपर, Ag सिल्वर और Au है गोल्ड, तो इसी के साथ प्रथम वर्ग में रखा। ठीक, जबकि क्षार धातुओं के गुण जो हैं वो मुद्रा धातु के गुण से बिल्कुल भी अलग होते हैं, है ना। देखिए इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपने आवर्त नियम में लिखा था कि एक गुणों वाले जो एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन तत्वों को एक साथ रखा जाए, लेकिन किया इन्होंने जस्ट अपोजिट, क्षार धातु और मुद्रा धातु को क्या किया, एक समान एक ही वर्ग में रख दिया। तो ये भी क्या है, इनकी आवर्त सारणी की बहुत बड़ी कमी है। पांचवी इनकी कमियां देखिए, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा, है ना, विपरीत गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया और समान गुणों वाले तत्वों को इन्होंने अलग अलग वर्गों में रख दिया था। देखिए कुछ ऐसे तत्व थे, देखिए कौन कौन से हैं, जैसे कि सोना और प्लेटिनम, ये जो है गुणों में समानता रखते हैं, है ना। सोना और प्लेटिनम क्या करते हैं, इनके गुणों में बहुत समानता है, लेकिन इन्हें अलग अलग वर्गों में रख दिया गया। इसी प्रकार से कॉपर है और Hg यानी कि मरकरी, इनके भी गुण आपस में मिलते हैं, परंतु इन्हें भी इन्होंने अलग अलग वर्गों में रख दिया। देखिए ऐसा इन्होंने सभी तत्वों के साथ नहीं किया था, कुछ तत्वों के साथ जो है इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो गई थी, लेकिन हो गई थी कंडीशन तो क्या मतलब है, गड़बड़ तो हो ही गया, है ना, इनके नियमों के विरुद्ध तो काम हुआ ही। तो इस प्रकार से ये भी एक हानि ही है, एक कमी है, सॉरी, कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा और एक समान जो विपरीत गुण वाले तत्व थे, जैसे अभी हमने पहले देखा ना कि मुद्रा धातु और क्षार धातुओं को जो कि विपरीत कैरेक्टर शो कर रहे थे उनको एक साथ रख दिया। नेक्स्ट देखिए इनकी कमियां हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति। देखिए जब आप आवर्त सारणी में देखेंगे ना, तो आवर्त सारणी में सबसे नीचे जो है दो वर्ग बने हैं, ठीक है, उनको बोला गया है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। देखिए इसमें क्या है, क्या किया इसमें इन्होंने कि लैंथनम, ठीक है, लैंथनम जो एलिमेंट है उसके बाद 14 तत्व जो आते हैं, 14 तत्व आते हैं परमाणु क्रमांक 58 से 71, उनको जो है दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, और जिनका की परमाणु भार भी अलग अलग होता है ना, जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है, लेकिन इन्हें एक ही स्थान पर लैंथनम के साथ रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से एक्टिनियम, लैंथनम के बाद सीधे नीचे है एक्टिनियम के तत्व होते हैं। तो जिस तरह से लैंथनम में 14 तत्व होते हैं, सेम उसी प्रकार से एक्टिनियम में भी 14 तत्व होते हैं। इसमें देखिए क्या किया है कि 14 तत्व परमाणु परमाणु क्रमांक है इनका 90 से 13 तक, ठीक है, 103 तक, 103 तक,
के तत्वों को एक्टिनाइड तत्व कहते हैं और इनका परमाणु भार भी अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी इनको जो है एक्टिनियम के साथ एक ही स्थान पर रखा गया है, जो कि मेंडलीफ के आवर्त नियमों के विरुद्ध है ना। परमाणु भार पे इन्होंने कहा था कि परमाणु भार के अनुसार जो है तत्वों को रखा जाना चाहिए आवर्त सारणी में। सबसे कम परमाणु भार वाला सबसे पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा परमाणु भार वाला तत्व, फिर उससे जो है अधिक परमाणु भार वाला तत्व, इस तरह से। लेकिन देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में क्या किया गया कि सभी के परमाणु भार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनको एक ही साथ रख दिया गया। तो ये भी क्या है, आवर्त नियमों की कमियों को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए 7वां, 8वें वर्ग के 3 तत्वों को एक ही कॉलम में रखा जाना। जो 8वां ग्रुप है उसमें जो है 3 तत्व हैं, ठीक है, 3 त्रिक हैं, उनको जो है एक ही कॉलम में रख दिया गया, जबकि अन्य वर्गों में केवल एक ही तत्व एक कॉलम में रखा गया था। ठीक है, जब अन्य वर्गों की बात की जाए तो एक तत्व एक कॉलम था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया कि इस वर्ग के जो है 9 तत्वों को 3 त्रिकों में रख दिया गया। ठीक है, 3 त्रिकों में रख दिया गया एक ही वर्ग में। तो इस वर्ग का स्वरूप जो है वो भी अन्य समूहों से भिन्न हो गया। देखिए प्रथम त्रिक में जो है इन्होंने रखा है फेरस, कोबाल्ट और निकिल को। 8वां देखिए, 8वीं कमियां क्या है कि मेंडलीफ ने जिस समय आवर्त सारणी का निर्माण किया था उस समय तक निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो इसलिए क्या किया गया कि आवर्त सारणी में उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया, है ना। तो निष्क्रिय गैसों की खोज होने के बाद इन तत्वों को आवर्त सारणी के अंत में शून्य वर्ग में रखा गया है। ठीक, अन्य तत्वों के लिए तो उन्होंने स्थान छोड़ा है बीच बीच में, है ना। जब हम विशेषता पढ़ रहे थे हमने देखा कि कुछ तत्वों की जिनकी खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर भविष्य में इन तत्वों की खोज हो जाती है इस प्रकार के गुणों वाले तत्वों की, तो उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया। लेकिन अक्रिय गैसों के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए उन्हें जो है अक्रिय गैसों को क्या किया गया, एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया शून्य वर्ग। ठीक, शून्य ग्रुप। तो वहां पे इन्हें निष्क्रिय गैसों को रखा। नेक्स्ट देखिए है आधुनिक आवर्त सारणी। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण था उसका निर्माण मोजले नामक, ठीक है, ये मोजले जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, मोजले नामक साइंटिस्ट ने किया गया था 1913 में किया था इन्होंने। ओके, देखिए आवर्त सारणी जब बनी थी मेंडलीफ ने पहला प्रयास किया था, है ना, बनाने का। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारे गुण भी थे, यानी कि उनकी आवर्त सारणी से एक आधार मिल गया कि किस तरह से आवर्त सारणी का निर्माण किया जाए, है ना, तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में रखा जाए। तो उस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी तो उपयोगी है, लेकिन अभी हमने उसकी सीमाएं देखी, बहुत सारी कमियां देखी, है ना। कमियां कौन कौन सी देखी कि इनका कहना था कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए, लेकिन हुआ क्या, कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण समान थे लेकिन उनको अलग अलग रख दिया गया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी तत्व जो है असमान थे उनको एक साथ रख दिया गया। तो ये कमी ही थी, है ना। और क्या किया गया कि अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया, है ना। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को जो है विभिन्न परमाणु भार होते हुए भी उनको क्या किया गया, एक साथ रख दिया गया। तो इस प्रकार से कई जब कमियां निकल के आई तो उन कमियों को दूर करके एक आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। ठीक है, और इस आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय जाता है मोजले नामक साइंटिस्ट को। देखिए तो आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हमने देखा था कि मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु भार को आधार बनाया था, है ना। उनका कहना था कि परमाणु भारों के ये आवर्ती फलन होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके, तत्वों के। लेकिन मोजले ने क्या कहा, मोजले ने कहा कि तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि मोजले ने परमाणु क्रमांकों के आधार पर
आवर्त सारणी का निर्माण किया। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। तो इस सारणी में भी देखिए 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, ठीक है, जो कि समूह कहलाते हैं। ठीक, ऊर्ध्व स्तंभ समझ रहे हैं ना, कि खड़ी लाइनें, मतलब कि इस तरीके से ऐसे ऐसे जो लाइनें हैं उसको बोलते हैं ऊर्ध्व स्तंभ। और कह रहा है कि 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, यानी कि इस तरह से। ठीक, आवर्त सारणी आप देखेंगे तो 18 लाइनें ऐसे हैं ऊर्ध्व हैं और 7 जो हैं क्षैतिज हैं, इस तरह से, जिन्हें कि आवर्त कहते हैं। यानी कि ये जो क्षैतिज लाइनें हैं इसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, आवर्त होती हैं। और जो ऊपर जो खड़ी लाइनें हैं ये क्या हैं, वर्ग हैं। ठीक, देखिए आवर्त में तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। संख्या समान नहीं होती है, परंतु कक्षकों की संख्या समान होती है। आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है, बल्कि कक्षकों की संख्या समान होती है। देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके कक्षकों की संख्या समान होती है उन्हें समान आवर्त में रखा जाता है। जैसे कि संयोजी कक्षक में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि होती है, यानी एक एक जो है परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 यूनिट की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही उनकी परमाणु क्रमांक भी होगा। जैसे कि कोई परमाणु क्रमांक मान लीजिए 3 है, उसके बाद 4 हो रहा है, तो 3 परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी, 4 परमाणु क्रमांक वाले में 4 होगी। ठीक, तो वही कह रहा है कि 1 यूनिट की जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट लाइन है कि संयोजी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलने के साथ ही तत्वों के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो तत्वों के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। क्योंकि जो है वो तत्व जो है वो दूसरा तत्व हो गया, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, उसमें कम हो गए, तो वो अलग तरह का तत्व है, तो उसकी जो है रासायनिक गुण भी उनके चेंज हो जाते हैं। विभिन्न आवर्तों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है। इसे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के भरने के आधार पर समझा जा सकता है। जो अलग अलग आवर्त हैं, जैसे पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, इसी प्रकार छठा और सातवां आवर्त, तो कह रहा है कि सभी आवर्तों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। और इसे क्या कहते हैं, जितने भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी तत्व के, ठीक है, किसी तत्व के कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं उसी आधार पर हम इसे समझते हैं। ठीक, जैसे कि कह रहा है कि किसी कक्षक में, ठीक, किसी कक्षक में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 2n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2n² हो सकती है। ठीक, जैसे कि इस तरह से ब्लॉक होते हैं, है ना, इसके बारे में हम 11th क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। ठीक, तो कह रहा है कि एक कक्षक है, तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n²। ठीक है, 2 हो सकते हैं, जो सबसे छोटा आवर्त होगा उसमें। फिर देखिए यहाँ देखिए n क्या कर रहा है कि जहाँ n दिए गए परमाणु के कक्षक की संख्या है, n क्या है, दिए गए परमाणु के कक्षक की संख्या है। ठीक है, जैसे k कक्षक है, k कोश है, तो इसका देखिए पहला कोश है, तो हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, है ना, 2n² से ही, 2n² से ही। देखिए यही फार्मूला है। पहले कोश के लिए क्या लिखेंगे, पहले कोश के लिए तो यहाँ पे हम n की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिखा, और 1 पे क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए 2 1 जा 2 होता है, 1 पे स्क्वायर रहेगा, कोई मतलब नहीं, 2 1 जा 2, 2 है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, k कोश में 2 होगी।
तो 2 है तो इसे क्या कहा गया, अति लघु आवर्त कहा गया। इसी प्रकार से पहला कोश है, दूसरा कोश अगर कहा जाए दूसरे कोश के लिए, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, दूसरा कोश कौन सा है, एल कोश है। तो हमने 2 लिखा, एन की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 पर स्क्वायर। फिर देखिए 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, क्या 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे कोश यानी कि एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। इसी प्रकार से तीसरे कोश की अगर हम बात करें, 2 इंटू ये, ठीक है, एन स्क्वायर है, एन की जगह हमने लिखा 3, 3 3 जा 9, ये 9 2 जा 18। तो तीसरे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा गया है। पहला कोश के कोश है, फिर एल, फिर एम, फिर देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन अति लघु आवर्त कहा गया, 8 इलेक्ट्रॉन लघु आवर्त और 18 लघु आवर्त। अब देखिए तत्वों की जो अंतिम कक्षा है उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रूप से हो सकते हैं, तो इसलिए इन्हें कहा गया लघु आवर्त। इसी प्रकार से चौथवा और पांचवा आवर्त जो है उसमें 18 तत्व होंगे, तो इन्हें कहा गया 18 तत्व है, तो इसलिए इन्हें कहा गया दीर्घ आवर्त। इसी प्रकार से छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व हो सकते हैं, है ना, छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व हो सकते हैं। तो 32 तत्व हैं, यानी कि इन्हें कहा गया दीर्घ आवर्त। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम SPDF ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।